आपने 1981 में नंदा देवी का भी क्लाइम किया है। तो एक दिन 3rd कैंप से 4th कैंप में जा रही थी तो पोर्टर्स तो आगे चले गए। अब मेरे हाथ से ऐसे हुआ कि रस्सी छूट गई तो मेरे पीछे लोड था तो मैं पलट गई। अब मुझे लगा भगवान पीछे से तो कोई आ नहीं रहा है, आगे वाले बहुत आगे चले गए, मैं तो लटके मर जाऊंगी यहीं पे। तो बिल्कुल ऐसा लगा अब तो सर्टनली आई एम गोइंग टू डाई। ऐसे एडवर्स स्थिति में सरवाइव करना है और लगा कि अब तो मरना ही है, निश्चित है मौत। एवरेस्ट की बात करते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ वातावरण ऐसा बना, कुछ मौसम का ऐसा रहा कि लास्ट में फिर केवल एक बचेंद्री पाल ही लेडीज में क्लाइम कर पाई। आदमी को बहुत हम्बल होना चाहिए क्योंकि प्रकृति इतनी विशाल जब आपके सामने है। दुनिया में बहुत सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम बहुत छोटे से उसके हिस्से हैं। नेता लोग झाड़ू मारने से निकल जाते हैं सड़क में, झाड़ू मारने से नहीं होगा। इतना ज्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन, अगर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उसके खामियाजे के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, क्यों चाहिए इतनी चौड़ी सड़क? पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया इसलिए लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आ गए। जब आप तोड़ फोड़ रहे हैं तो आप कितने पेड़ों को गिरा रहे हैं। बहुत खराब हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, जो एक अक्लेम्ड कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक अक्लेम्ड माउंटेनियर रह चुकी हैं। वो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं एंड अर्जुन अवार्डी। तो मेरे को बड़ा मजा आने वाला है इनसे बात करके और प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर एपिसोड। इतना इंटिमिडेटिंग है आपका बॉडी ऑफ वर्क और आपका सीवी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। इतनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। You've been a conservationist, environmentalist and a mountaineer. Then you've also been a professor. बहुत सारी चीजें आपने करी हैं, पर मैं स्टार्टिंग से समझना चाहता हूँ कि जो आपका रुझान है बचपन से प्रकृति की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, ये बचपन से था? ये क्या इन्फ्लुएंस करा आपको? ये निश्चित है कि बचपन से जरूर था जी। मैं एक फौजी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर थे जी। पहले से कंटोनमेंट में और दूर दूर घर होते थे तो उनका ही एक अपना एनवायरनमेंट होता था। उनकी एक बायोडाइवर्सिटी, उनके जो घर होते थे उसी में बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी हुआ गया। अब आज का तो मैं देख रही हूँ कि उनके लिए भी फ्लैट्स बनने लगे हैं और डिफरेंट हो गया, पर जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय में ऐसा था। तो उसके बाद जब पिताजी हमारे रिटायर होकर कोटद्वार आए तो कोटद्वार में भी बहुत ज्यादा नेचर बिखरा हुआ है, बहुत खुले हुए खेत हैं, घर हैं और पेड़ पौधे, सिद्धबली का मंदिर है उधर जाने में भी। तो बचपन से ही ये कहिए कि एक ऐसा माहौल मिला जिसमें प्रकृति को देखने, समझने और उसको एंजॉय करने का और उसके साथ रहने का मौका मिला। और वहीं से एक ऐसा आया कि भाई हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी हमारी भी रिस्पेक्ट होगी और हमारी लाइफ भी तभी हैप्पी हो। तो इस प्रकार का माहौल बचपन से ही मिला है। आपने एमए भी करा है इकोनॉमिक्स में, फिर आप माउंटेनियरिंग भी रहे, तो दोनों चीजों का आपने कैसे बैलेंस कैसे किया आपने? When I did my MA, so I did dissertation. इस समय मास्टर्स में एक पेपर जब यू स्कोर 55% एंड अबव होता था उस समय गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कि 55% से ऊपर जो सिक्योर करते थे तो उनको एक ऑप्शन होता था जी, आइदर ऑप्शनल पेपर करो या फिर आप डिसर्टेशन करो। तो मैंने डिसर्टेशन किया था। अब मुझे उस समय समझ नहीं आया कि क्यों मेरे दिमाग में आया कि टूरिज्म इन गढ़वाल के ऊपर मैं अपना डिसर्टेशन लिखूंगी। और मुझे ये भी लगा कि मैं टूरिज्म को एक कहना चाहिए जो बदे बंधाया जो एक सिस्टम है जिसमें कि 4 धाम की बात होती, क्योंकि हम उस समय पार्ट ऑफ यूपी थे जी। तो यूपी में जब बात होती थी टूरिज्म की तो लाल किला, ये आगरा का किला फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और इन्हीं चीजों की हम बात करते थे। तो मुझे लगा नहीं, पहाड़ में भी बहुत कुछ है, तो पहाड़ को भी टूरिज्म को अपने ढंग से डेवलप करना चाहिए। तो वहां तो मैंने एक डिसर्टेशन किया, पर उस डिसर्टेशन के बाद मुझे लगा कि मुझे पीएचडी भी इसी में करनी है। तो वहां से मुझे लगा पीएचडी करनी है तो मुझे माउंटेन्स को देखना होगा। इफ आई हैव टू वर्क ऑन द माउंटेन टूरिज्म तो मुझे माउंटेन्स के बारे में जानना पड़ेगा। भाई कोटद्वार तो फुटहिल्स है और ज्यादा मुझे मौका नहीं मिला था उस समय तक कि मैं दूर दूर तक घूम के आऊँ पहाड़ों को। तो मुझे लगा जब मैं पहाड़ों को देखूंगी
करीब से समझूंगी, वहाँ के पोटेंशियल को, टूरिज्म पोटेंशियल को जानूंगी, तभी मैं लिख पाऊंगी। तो मुझे लगा कि मुझे पहाड़ों में जाना चाहिए। सो आई टोल्ड माय फादर कि भाई मुझे तो इसका सर्वे करना है। तो मुझे, बिकॉज पहले की लड़कियां या पहले का माहौल ऐसा होता था ना कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वाज नॉट सो कॉन्फिडेंट कि आई कैन गो ऑल अराउंड बाय माय ओन सेल्फ। राइट। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे को जाना है किसके। तो उन्होंने कहा भाई तुमने एमए पास कर लिया, तुम बड़ी हो, एडल्ट हो ना, जाओ अपने आप करो। तो मैं बड़े उसमें हो गई कि भाई अब इन्होंने तो कह दिया कि अपने आप जाओ, हम किसी को नहीं भेजेंगे। तो फिर मुझे याद आया कि हमारे एमए हम जब कर रहे थे तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के प्रिंसिपल और उनका कुछ स्टाफ हमारे कॉलेज में एक टॉक देने आए थे। तो उन्होंने सारी चीजें बताई थी, क्या इक्विपमेंट होता है, कैसे करते हैं, सारी चीजों के जानने के बाद मुझे लगा मैं वहां जाऊं तो जरूर मुझे वहां से पहाड़ों को देखने का, समझने का और जानने का मौका मिलेगा। या मैं उसको समझूंगी तो मैं वहां पे टूरिज्म की क्या पोटेंशियल है उसको निकाल पाऊंगी। तो मैंने अप्लाई किया और लकीली मुझे चांस भी मिल गया। तो मैं बेसिक कोर्स करने चली गई। मुझे अच्छा लगा, मैं देखा कि इतना मौका मिलता है, कैसे ट्रेकिंग होती है वहाँ पे। एंड नॉट ओनली अबाउट माउंटेनियरिंग, दे यूज्ड टू गिव अस लेक्चर ऑन द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। दून स्कूल के टीचर होते थे गुरदयाल सिंह जी, वो ज्योग्राफी के टीचर थे। वो हम लोगों के लेडीज कोर्स में आते ही थे इस इकोलॉजी के बारे में बताने के लिए। तो एक एक एल्पाइन फ्लावर के बारे में, फ्लोरा के बारे में, फ्लोरा फौना, इन सब के बारे में बहुत अच्छा बताते थे। दिस इज हाउ ये एक एनर्जी इंटरेस्ट जगह और मुझे लगा ये भी कर लेना चाहिए। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने पीएचडी को थोड़ा वो कर दिया और मैं माउंटेनियरिंग की तरफ चली गई। दो आई वाज वर्किंग, आई स्टार्टेड वर्किंग। हमारा जमाना देखिए कैसा। कौन से ईयर की बात होगी मैम? ये 1977 की बात। अच्छा। और हमने 76 में एमए किया, 77 में अप्लाई किया, जॉब भी मिल गई और जॉब के साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो, दोनों चलने लग गया। एंड वेरी स्मूथली बोथ द थिंग्स वर गोइंग ऑन। इस तरह से हो पर ये चला कि भाई नौकरी भी कर रहे हैं और अपने पीएचडी के बारे में भी सोच रहे हैं और माउंटेनियरिंग भी कर रहे हैं और वो शौक भी पूरा कर रहे हैं। उससे भी अच्छी बात कि पूरे देश भर से आने वाली लड़कियों से भी मुलाकात करने का मौका मिला। भाई वहाँ तो आप देखिए डाउन साउथ से भी आ रही हैं, तो ईस्ट से भी आ रही हैं, तो नॉर्थ से भी आ रही हैं, साउथ से भी आ रही हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, सब जगह। तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका भी मिला। तो मतलब एक प्रकार से लर्निंग बहुत हुई। माउंटेनियरिंग जो भी हमारी जो कोर्सेज किया हमने एनआईएम से, उससे बहुत ज्यादा। जी, एनआईएम पे ही होगा, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पे। तो ये इसको भी मुझे आपसे पूछना है। तो उसमें जब आप कोर्स कर रहे थे वहाँ पे, तो क्या चीजें, मतलब आपको क्या लगा कि क्या नया सीख रहे हो ड्यूरिंग दैट एनआईएम के पीरियड के दौरान? कहना चाहिए ना, अभी तक तो हम लोगों ने क्लास के अंदर पढ़ाई की थी जी। अभी तक जो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, जी, लाइब्रेरी, क्लासरूम और बुक्स, यही था हमारा इकोनॉमिक्स। पर अभी क्या था कि नेचर में जा करके हम सीख रहे थे। तो द इंस्ट्रक्टर्स वर दे वर गिविंग अस द लेक्चर्स, भाई नॉट कैसे बांधनी है, टेक्निक कौन सा अडॉप्ट करना है, इक्विपमेंट क्या होगा, कैसे इसको पहनेंगे, या आप अपने गियर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, शूज के लेसेस कैसे बंधेंगे, क्रैपॉन कैसे पहनेंगे, रक्सैक में सामान, इवन वो पैकिंग का भी हमें डेमोन्स्ट्रेट देते। मुझे आज भी याद है कि मुझसे कहा आप अपना सामान लाइए जो आपको माउंटेन में ले जाना है, तो मैं ले आई। तो अब देखिए हम तो यहीं से गए थे कोटद्वार से, तो लंबा सा टेल्कम पाउडर का डब्बा, बड़ा सा टावल और सारी चीजें। तो वो बहुत मजाक में उन्होंने कहा कि माउंटेन में इतना बड़ा टावल लेके जाने की जरूरत, क्योंकि दैट वाज आई वाज नॉट नोइंग एट ऑल अबाउट दिस। उसके बाद मुझे पता चला कि जब आप जा रहे हो तो आप छोटा टावल लेके जाइए, आप बहुत कॉम्पैक्ट पैकिंग करनी है। आपको टेल्कम का बड़ा डब्बा लेके जाने की जरूरत है, आप छोटा सा लेके जाइए। पेस्ट का बड़ा नहीं लेके जाना है, छोटा लेके जाइए। तो मतलब इतनी छोटी चीजें जी टर्न की हमने। भाई ग्लेशियर को जाना, फ्लोरा को समझा, फौना को समझा, ग्लेशियर क्या होता है, टर्मिनल मोरेन्स क्या होती है, लेटरल मोरेन्स क्या होती है, ये सारी चीजें तो हमने सीखी हैं। बोल्डर्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से बने हुए हैं, या ट्री लाइन क्या होती है, फॉरेस्ट क्या होता है, किस प्रकार की ऊंचाई में जाकर के ट्रीज कितनी अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। तो ये सारी चीजें
देखने को मिली और नेचर कैसे सिखाता है। देखिए, एक तो हमको ये बता दिया कि देखो भाई देख के चलो और आपको किताब को पढ़ना है ऐसे, और एक ऐसे कि आप चल रहे थे, आपको ठोकर लगी, आप गिरे और आपको सिखा दिया नेचर ने कि आपको नीचे की तरफ भी देखना है जब आप चल रहे हैं, है ना। और फिर क्लाउड्स के बारे में, रेन्स कैसे होती हैं, स्नो क्या है, स्नोफॉल कैसे होता है, लाइक मतलब एंडलेस लर्निंग होती है वहाँ पर। बहुत अच्छा आपको सीखने का मौका मिलता है। फिर मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी पूरे देश भर की लड़कियां आती हैं, उनकी बोली, भाषा, रहन सहन, बयान, दैट वाज द टाइम जबकि आप इजीली देख सकते थे कि ये छोटे शहर से आने वालों का एंड एक जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी से आने वाले का एटीट्यूड में फर्क पड़ा होता है जी। तो हमें उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, हमें उनसे बहुत सारी चीजें सीखने का। ऐसा नहीं है कि हमने किताब में, हमने यूनिवर्सिटी में अच्छा पोजीशन एंड फर्स्ट डिवीजन ले लिया है तो हमें सब कुछ आता है। हमें बहुत सारी चीजें उनसे सीखने का मौका मिला कि भाई वो लोग कैसे बात करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, कैसे उनका चीजों को देखने का नजरिया होता है। यानी एंडलेस लर्निंग वहाँ पे मौका मिला, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हमारे जमाने में जब हमने NIM में कोर्सेज किए, स्टिल वी हैव गॉट वेरी गुड मेमोरीज ऑफ दोस डेज, जो हमें आज भी बहुत रिजुविनेट करती हैं, बहुत हैप्पीनेस देती हैं उन चीजों को याद कर। गाइस, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चादी, so please make sure that you do subscribe to the mentality। challenges क्या क्या रही उस वक्त, उस दौरान में जब आप कोर्स कर रहे थे, या सभी ठीक लग रहा था आपको कि बहुत बिग चीजें भी हुई जी। जब ये गंगोत्री जाने के लिए लंका टू भैरोघाटी पैदल चलना पड़ता था उस जमाने में जी। बस जो थी यहाँ पे छोड़ देती थी लंका में, अंदर भैरोघाटी में आपको दोबारा बस मिलती। तो हमें पता चला कि वो डिसमेंटल करके बस ले जाते हैं, फिर उनको सब उनके पार्ट्स को वहां असेंबल करके बस वहां चलती थी ऊपर के लिए। बस के पार्ट्स को डिसमेंटल कर देते हैं ऐसे करके हमने सुना, क्योंकि बस तो वहां मिलती थी हमको आगे भैरोघाटी, पर लंका से जब हम चलते थे तो बहुत नीचे जाना पड़ता था। एंड देन एक छोटा सा ब्रिज के ऊपर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज होता था, उससे चल करके ऊपर, तो इतना थके, इतना हैवी लोड था। स्टिल आई रिमेम्बर कि मेरे साथ जब हम 2 साथ चल रहे थे, एक लड़की थी दिल्ली की, मैं उसका नाम आज भी नहीं भूली हूँ, माया कल्याणपुर, और मैं, हम दोनों साथ चल रहे थे। हमारे आंखों में आंसू आ रहे थे, इतना बड़ा लोड है, हम क्यों आए, हम अपने को कर्ज कर रहे थे कि हम क्यों आ गए यहाँ पर, हमें किसने भेजा, हम अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, किसने, हमारे दिमाग खराब क्या होगी कि जाओ। तो इतना कष्ट हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना बड़ा लोड उठाया नहीं था पहले, तो वो उठा करके ले जा रहे थे। पर जब वो करके पूरा करके जब हम वापस भैरोघाटी पहुंचे तो बहुत अच्छा लगा, फिर वो आंसू भी भूल गए। वो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि एंड्योरेंस भी होनी चाहिए, आपको सहनशीलता भी होनी चाहिए। अगर थोड़ा कष्ट हो रहा है तो ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है, और पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, बिल्कुल। अब ठीक है, अब तो बस पूरी जाती है, पर इसी तरह की बहुत छोटी छोटी चीजों से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती है। और बहुत चैलेंजेस, भाई वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज उस समय यही था कि हम भैरोघाटी पहुंचे तो कैसे पहुंचे, हमारे लिए वो बहुत कठिन था। फिर ग्लेशियर में फ्रंट पॉइंटिंग होती है, वो सिखाई जाती थी, क्रैम्पा उसके द्वारा आइस वॉल पे खटखट मार करके चढ़ना, और इस प्रकार से आइस पकड़ के चलना, दिक्कत तो होती थी। तो बहुत सारे थे चैलेंजेस। कहीं पे पानी बहुत नदी का बड़ा हुआ, जंप मारना डर भी लगता था, फिर पानी में गिर जाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे चीजें थी, बहुत सारे छोटे छोटे चैलेंजेस थे, पर उनसे बहुत कुछ सीखा और एंजॉय भी किया। जब वो ओवरकम हो जाती है वो प्रॉब्लम, तो फिर पता अच्छा लगता है देखो हमने ये कर दिया। पर जब तक नहीं किया होता है, जब तक उसके पास से होते हैं, तब तक अंदर से बहुत धक धक होती, क्या होगा, कैसे होगा, गिर जाएंगे, पर जब हो जाते हैं उसके बाद अच्छा लगता है। मैम, आपने 1981 में नंदा देवी का भी क्लाइम किया है, उस दौरान का कुछ आप मेरे को बताइए कि कैसा था, आपने क्या चीजें सीखी, आपका प्रिपरेशन कैसा था, और जब आप वहाँ पे पहुंचे वो फीलिंग क्या थी, तो जर्नी के बारे में बताइए कि जब आपने स्टार्ट करा और जब आपने स्केल कर लिया नंदा देवी, तो पूरे बीच में का जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सिलेक्शन इट वाज इन इटसेल्फ टफ था जी। भाई, बहुत स्क्रीनिंग वगैरह हुई, हम लोगों को सबको बुला लिया जाता था, कैंप कराया जाता था, उसमें वो देखते थे, और उसमें ऑब्जर्वर की हैसियत से हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे, वाइस प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल और लोग आते थे। तो इस तरह से छन छना करके फिर वो टीम सेलेक्ट हुई और टीम में गए। तो
हम लोगों को अपने अपने सबको रिपोर्ट करना था दिल्ली में। फिर हम लोगों ने दिल्ली में रिपोर्ट किया। फिर मैं जो थी एडवांस पार्टी में भेजी गई, तो मैं और रतन सिंह चौहान जो कि NIM के इंस्ट्रक्टर थे, हम दोनों लोग एडवांस पार्टी में गए। जोशीमठ में पहुंचे तो हम लोगों को कहाँ से पोर्टर होंगे, क्योंकि हम लोगों की एक्सपीडिशन में बकरियां भी इस्तेमाल की गई थी, ट्रांसपोर्ट किए गए। हमारा जो सामान ऊपर ले जाना था, बकरियों पे क्या क्या रखते थे? उनके पीठ के ऊपर सामान को रख करके बकरियां चलेंगे सामान के साथ चलेंगे तक गई हमारी। अच्छा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि बेस टाइम। बाकी उससे पहले सरसों पताल तक मैंने सुना था की जाती थी जी। हमारे टाइम पे वो पहला बेस कैंप तक गए और हमारा सामान छोड़ा उन्होंने, तो उनका अरेंजमेंट करना और ये कितने पोर्टर होंगे, पोर्टर कहाँ से लेने होंगे, पोर्टर एजेंसी कौन होगी, कौन पोर्टर का लीडर होगा, उनसे बातचीत करना, ये सारा काम करने के लिए दिया गया। फिर बाद में टीम आई, हम लोगों ने अपने सामान लोड किया। हम लोग फिर लाता गांव के पास तक पहुंचे। फिर वहाँ से गाड़ियाँ वाड़ी छूट गई। फिर हम लोग लाता खरक होते हुए आगे निकले। तो पहला एक्सपीरियंस था एक्सपीडिशन का, क्योंकि अभी तक तो केवल कोर्स किए हुए थे, बेसिक एडवांस कोर्स और एक इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का स्पेशल कोर्स नहीं, तो वो किए थे। एक्सपीडिशन के नाम से पहली एक्सपीडिशन थी, तो थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा संकोच भी हो रहा था जी। और हमारे लीडर कर्नल बलवंत संधू थे, जो कि NIM के प्रिंसिपल थे उस जमाने में। तो बहुत ही कहना चाहिए नॉलेजेबल पर्सन जी, थेरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बहुत अच्छा नॉलेज था माउंटेनियरिंग का, और लिखना भी, उनके लिखने की एबिलिटी भी उनकी बहुत अच्छी थी। और वो हम लोगों से इस तरह से सवाल पूछते थे कि हम कुछ सीखें किसी भी चीज के लिए, कि आप से वो कोई भी काम करवा लेते थे, ताकि एक अकेले आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि अपने आप ही करना है। अगर 2-4 साथ जा रहे हैं तो आपने पूछ पाछ के कर लिया, पर वो इस तरह से हम लोगों को जज भी करते थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह की चीज कर सकते हैं। तो उन्होंने हमको बहुत अच्छी लीडरशिप दी है, बहुत अच्छा उन्होंने हमको। और कैंप 1 स्टैब्लिश किया, कैंप 2 किया, कैंप 3 किया। कैंप 4 में लगभग सारी लड़कियां बहुत फिट थी, ऐसा था। परंतु फिर फर्दर और ये कितने बड़े ग्रुप्स में होते थे मैम? 15 लोग के करीब रहे होंगे। अच्छा, एक ग्रुप में 15 लोग? पर पूरा एक्सपीडिशन ही पूरे एक्सपीडिशन में 15 पर उसमें पोर्टर्स बहुत ज्यादा थे जी। उस जमाने में तो वही, जब सब आपको अपने आप करना है तो पोर्टर्स बहुत होते थे जी। वो पोर्टर्स आपको सामान लेके जाते थे। आज का एक्सपीडिशन बहुत तेजी से हो जाता है, क्योंकि सब कुछ स्टैब्लिश किया हुआ मिलता है। उस जमाने में तो जब आप जाते हैं तो आप अपने आप ही अपना सब कुछ करते हैं। तो बहुत पोर्टर्स थे, बहुत सारे। तो बेस कैंप के बाद, बेस कैंप को जब डंप करते थे सामान को, तो उसके बाद से फिर थोड़े पोर्टर्स रह जाते हैं जो हायर ऑल्टीट्यूड में आपकी मदद करते हैं। उस जमाने में इस तरह की एक्सपीडिशन थी। आप जाते हैं, कैंप स्टैब्लिश करने में काम करते हैं, टेंट लगाने में काम करते हैं, राशन को शॉर्ट आउट कर रहे हैं कि राशन हायर कैंप्स में कौन सी जाएगी, लोअर कैंप्स में कौन सी होगी, बेस कैंप में क्या रहेगा, किस तरह का खाना बनेगा, कौन सा इक्विपमेंट हमें नीचे लगेगा, कौन सा इक्विपमेंट हमें हायर कैंप्स में ले जाना है, कहाँ कौन सी चीज हमें सेकंड कैंप के लिए चाहिए, थर्ड कैंप के लिए चाहिए। तो ये सब आपस में टीम में ही वर्क का डिवीजन हो जाता है कि आप इक्विपमेंट देखेंगे, आप फूड देखेंगे, आप ये कैंप मैनेजमेंट देखेंगे, इस तरह से, और आप लीड करेंगे। तो सब अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती थी। तो इस तरह से चला करते थे। तो धीरे धीरे कैंप्स खुलते थे। फिर एकदम से तो शिफ्ट नहीं होते हैं कैंप में, क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन बहुत जरूरी होता है ऊंचाई के लिए। तो फिर जब कैंप लग गया तो फिर सारे लोग जो है थोड़ा थोड़ा सामान उठा के लोड फेरी करते, हायर कैंप में रखते, फिर वापस आते। तो जब लगता है कि हाँ नाउ फिट फॉर द हायर कैंप्स, तब उसके बाद शिफ्टिंग होती है हायर कैंप से। तो धीरे धीरे फर्स्ट कैंप, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो एक दिन थर्ड कैंप से फोर्थ कैंप में जा रही थी, तो उस दिन बाकी लेडीज नहीं जा रही थी फेरी करने के लिए, मैं जा रही थी और कुछ पोर्टर्स जा रहे थे। पोर्टर्स तो आगे चले गए। अब मेरे हाथ से ऐसे हुआ कि रस्सी छूट गई। अच्छा। तो पर ऐसा होता है कि जो फिक्स रोप होता है उसमें हम लोग बंधे हुए होते हैं, जुमार से, कैराबिनर से जी करे होते। तो मेरे पीछे लोड था तो मैं पलट गई। अब मुझे लगा भगवान पीछे से तो कोई आ नहीं रहा है, आगे वाले बहुत आगे चले गए, मैं तो लटके मर जाऊंगी यहीं पे। कुछ देर तो बिल्कुल ऐसा लगा अब तो सर्टनली आई एम गोइंग टू डाई। फिर मुझे बाद में याद आया कि नहीं, हमको तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी सिखाए जाते हैं कि भाई आपको
ऐसे एडवर्स स्थिति में सरवाइव करना है और कैसे करना है। तो फिर मैंने अपने दिमाग को झकझोरा कि भाई नहीं, कोशिश करना है। देन धीरे धीरे वो जो एंकर था उसके पास तक गए, फिर वहां पर जाकर के उसको पकड़ा, क्योंकि इस तरह से रोप थी तो रोप में बीच में लटक गए। तो वहां पहुंच करके फिर मैंने अपने रक्से को सीधा किया, फिर अपने को सीधा किया। दुख भी हुआ, रोना भी आया, पर फिर लगा नहीं, जाना तो है ही। फिर उसके बाद जब मैं कैंप फोर्ट पहुंच गई, मेरे हाथ वाथ बिल्कुल ठंडे हो गए, पर फिर तो लोग मिल गए। तो फिर लोगों ने मेरा सामान वामान मुझसे ले लिया और कहा कि भाई घबराने की कोई बात नहीं है, कैंप 2 से कैंप 3 की बात है ये। तो फिर उन्होंने मुझे गरम हॉट ड्रिंक, चाय वाय, कॉफी ऑफी दिया। तो थोड़ी देर के बाद तो मुझे लगा अब ठीक है सब कुछ, नहीं तो बीच में लगा कि अब तो मरना ही है, निश्चित है मौत। तो मतलब ऐसे रिस्की खेलों में जीवन और मौत के बीच में बहुत छोटा सा फासला होता है, और उसमें ही आपको, अगर आप सेंसिबल होकर काम करते हैं तो आप फिर भी अपनी उन बुरी परिस्थितियों को निगोशिएट कर लेते हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर हेल्पलेस हो जाते हैं, तो फिर वहीं ठंडे हो गए, फिर मर गए, हो जाते हैं। तो उसके बाद तो समिट था। तो समिट में हम लोग 3 जोड़े बन के गए थे। एक मेरा रतन सिंह हम थे, लाटू दोरजी और रेखा शर्मा थी, एंड एक लाटपल जोर एंड चंद्रप्रभा इटवाल जी थी। तो पहले रेखा एंड लाटू समिट में पहुंचे, फिर उसके बाद कुछ मिनट बाद मैं और रतन सिंह पहुंचे, फिर हमारे पीछे चंद्रप्रभा इटवाल जी और सोनम परजोर जी पहुंचे। तो शाम काफी हो गई थी, अंधेरा काफी हो गया था मौसम में, तो हम ज्यादा साइड के सराउंडिंग्स के पिक्चर ज्यादा नहीं ले पाए, पर समिट में हम लोगों ने फोटो लिया। तो हम लोग लगभग 25 घंटे तक चलते रहे उस दिन, और हमारे लिए पहला मेरे लिए पर्सनली इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीडिशन, एंड बहुत ही मेमोरेबल रहा। एवरेस्ट की बात करते हैं, तो उस एक्सपीडिशन का बताइए कि वो जब आप प्लान कर रहे थे, वो प्लानिंग में क्या गया और आपने क्या सोचा कि एवरेस्ट है, यहाँ पे चढ़ना है, इसको कोशिश करना है। उस जर्नी के बारे में बताइए कि एवरेस्ट की कोशिश वो कैसे रही। हाँ, एवरेस्ट के बारे में हमने सुना तो था कि भारत सरकार, ये भारत का पर्वतारोहण संस्थान IMF ने, क्योंकि सुनते थे हम कि मिसेस गांधी चाहती है कि हमारी भी कोई लड़कियां एवरेस्ट के शिखर में पहुंचे, तो इस लिहाज से फिर IMF ने पीक बुक की हुई है, ऐसा हम सुनते थे नेपाल के साथ। फिर हम लोग यहाँ भी सिलेक्शन कैंप्स हुए, कई कुछ HMI में हुए, कुछ NIM में हुए। सीमाई दार्जिलिंग में है और NIM उत्तराखंड में। तो उस समय तो उत्तर प्रदेश ही था, तो सिलेक्शन की पूरी प्रोसीजर हुई। तो उसमें भी मेरे ख्याल से सिलेक्शन का पूरा 3-4 ऐसे कैंप्स हुए, जैसे उत्तरकाशी में माना भी हुआ, और उधर भी हुआ, कबरू दार्जिलिंग में हुआ, और फिर उससे पहले यहाँ एक और हुआ, हाँ गंगोत्री वाला मेरे ख्याल से। तो उसमें यानी दो उधर हुए, उधर एक हुआ, 2 इधर हुए, और फाइनली टीम का सिलेक्शन हो गया। तो हम लोग 6 लेडीज और 6 जेंट्स थे उसमें। लीडर का इसमें कर्नल खुल्लर थे, डिप्टी लीडर कर्नल प्रेमचंद थे, और इसमें चंद्रप्रभा इटवाल जी थी, रेखा शर्मा थी, शरावती प्रभु थी, बचेंद्री पाल थी, मैं थी। तो इस तरह से लोग थे। डॉक्टर हमारे साथ 2 थे, एक डॉक्टर मीनू मेहता थे और एक लेडी में मीना अग्रवाल थी, और जेंट्स में लाटू दोरजी थे, लोकसांग शेरिंग थे, मेजर किरण कुमार थे, मेजर जय बहुगुना और एंडी शर्पा। तो कई इस तरह से हमारी अच्छी टीम बनी थी। तो ये भी एक उस जमाने में तो एवरेस्ट की क्लाइंब भी ऐसे ही थी जैसे हम लोगों की नंदा देवी की थी कि भाई अपने आप ही लोड फेरी करना है, अपने आप ही कैप। अब तो बहुत सारी चीजें बहुत कमर्शियलाइज हो गई हैं, और बहुत जैसे आप बता रहे कि अब तो सब बना बनाया लोगों को थोड़ा इजी हो गया, लोगों इजी हो गया है। तो अब तो लोग पैसा देते हैं तो चले जाते हैं। अगर आप फिजिकली फिट हैं, पैसा देते हैं, तो इस तरह की है कि आपको टेंट भी नहीं लगाना है, आपको कैंप भी नहीं सेट करना है, आपको कुकिंग भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यू गो। पर उस जमाने में ये सारी चीज मेंबर ही करते थे। तो जो ठीक है एक्सपर्ट हमारे मेंबर्स थे, वही लोग रास्ता खोलने का काम, उसमें लाटू भी था, रतन सिंह थे, पलजोर था, और भी कई लोग थे, और कुछ सरपंच भी थे। तो इन लोगों ने रास्ते खोलने का काम किया और कैंप्स फिक्स किए। तब उस कैंप में पीछे से बाकी मेंबर्स गए और उन्होंने भी अपना अपना लोड फेरी किया। लोड फेरी इज मेंट फॉर एक्लिमेटाइजेशन, राइट, कि आप अच्छी तरह से एक्लिमेटाइज हो जाएंगे। अगर आप एक ही बार में सोचे कि हम ऊपर चले जाएंगे तो वो फिजिकली आपके लिए नुकसानदायक होता है।
तो इसलिए क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा फेरी करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका शरीर उस ऊंचाई के लिए, उस ऊंचाई की आबोहवा के लिए, उस ऊंचाई की डेफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए फिट हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तमाम ये कैंप स्थापित किए गए। कैंप 4 साउथ कोल में किया गया, उसके ऊपर एक समिट कैंप भी किया गया, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ वातावरण ऐसा बना, कुछ मौसम का ऐसा रहा कि लास्ट में फिर केवल एक बचेंद्री पाल ही लेडीज में क्लाइम कर पाई, और उधर दूसरी तरफ से जेंट्स में लाटू दोरजी हो गया, सोनम पल्जोर हो गया, फू दोरजी, इतने ही लोगों ने क्लाइम किया, जबकि हमारी टीम सारी बहुत अच्छी थी। तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि इतने ही लोग क्लाइम कर पाए, बट बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत अच्छा अनुभव रहा उसका भी। सीखने को क्या मिलता है मैम ये करके? क्या अगर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली किसी इंसान को अगर वो इतने बड़े शिखर पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक इंसान को साइकोलॉजिकली क्या वो लर्निंग्स क्या मिलती है आपको ऐसे एक्सपेडिशन करने के बाद? सबसे बड़ी तो यही मिलती है कि आदमी को बहुत हम्बल होना चाहिए जी, क्योंकि प्रकृति इतनी विशाल जब आपके सामने है, और थोड़ी सी भी लापरवाही होने के बाद जीवन का, तो आदमी को ये सबसे बड़ा सीख मिलती है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम बहुत छोटे से उसके हिस्से हैं, और हमें दूसरे का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, और दूसरे को अच्छा रखने की पूरा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। ये सबसे बड़ी लर्निंग होती है। फिर इसके अलावा देखिए, कोई लोग ग्लेशियर वाले जियोलॉजी सब्जेक्ट वाले, उनको जियोलॉजिकल स्टडीज करने का मौका मिलता है। जो बोटेनिस्ट होते हैं उनको बोटेनिकल स्टडीज करने का मौका मिलता है। जो मेडिकल साइंस से हैं वो पूरा फिजियोलॉजी पे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो ये देखते हैं कि भाई क्या होता है, व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, आदमी चिड़चिड़ा हो रहा है, आदमी लड़ रहा है, या आदमी प्रेम से रह रहा है, उनको ये जानने का मौका मिलता है। जो प्रकृति प्रेमी है उनको कविता लिखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। जब मौसम विज्ञानी है उनको मौसम पढ़ने का मौका मिलता है। और जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो आदमी के सोशल बिहेवियर में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो समझने का मौका मिलता है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, ये कितना पैसा खर्च हो रहा है इनमें, इस पैसे के खर्च होने से क्या इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या ये पैसा यहीं पे खर्च हो गया, खत्म हो गया? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने इक्विपमेंट खरीदा, कुछ पैसा वहां गया, आपने कुछ पोर्टर्स हायर किए, कुछ पैसा वहां गया, आपने कुक हायर किया, पैसा वहां गया। यानी इकोनॉमी के डिफरेंट रंग्स में ये पैसा जा रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? भाई उनके जो पोर्टर को पैसा मिला है उसने अपना घर चलाना है, तो उसके पास पैसा गया है, वो इकोनॉमी क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। मेरी पीएचडी पूरी ऐसी थी, मैंने उसमें किया कि भाई माउंटेनियरिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने तो इकोनॉमिक स्टडीज लिया। तो मेरा कहते आर्टिस्ट है, हमारे साथ पशरीचा साहब आते थे, पेल आर्टिस्ट थे, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे। यानी हर किसी को अपने हिसाब से जानने का मौका, समझने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है। देखिए क्लासरूम में तो आपको जो किताब खुलवाई जाती है आप वही पढ़ रहे हैं, पर प्रकृति में तो सब कुछ खुला है, आप जो पढ़ना चाहें और जो पढ़ना चाहें और जो कर। कितनी सही बात। सेब गंगोत्री प्रोजेक्ट है, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मेरे को ये स्टार्ट करना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? देखिए जब हम लोग एवरेस्ट में थे ना, तो मैंने देखा एडमंड हिलरी ने बहुत काम किया है वहाँ पे 53 में उन्होंने क्लाइंट एडमंड हिलरी ने उन्होंने वहाँ अस्पताल खोले, वहाँ स्कूल्स खोले, वहाँ एनवायरनमेंट पे काम किया। तो मैंने कहा देखो ये व्यक्ति दुनिया के दूसरी जगह से आ रहा है और वहाँ क्लाइंबिंग करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये सब किया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये सब किया, सागर माता नेशनल पार्क के बारे में काम किया और बहुत सारे स्कूल्स खोए। सोलोखुम्बू डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल का, बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने, जगह जगह अस्पतालें खुलवाई उन्होंने ताकि उन लोगों को, सब परिवारों को स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिल सके। तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और उसने मुझे एक इंसाइट और एक विजन दिया कि हम भी तो गंगोत्री एरिया में इतना कुछ कर रहे हैं, माउंटेनियर जा रहे हैं, पिलग्रिम्स जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, सब जाके कचरा फैला रहे हैं, तमाम पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि वहां पे भी कुछ करना चाहिए। तो वहां से मुझे ये लगा हमें भी गंगोत्री में कुछ करना है। तो फिर मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और मैंने कहा कि मैं यहाँ अध्ययन करना चाहती हूँ कि
यहाँ पे जो टूरिज्म, पिलग्रिमेज, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग सब चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है ऑन द इकोलॉजी इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक। मुझे लगा इकोनॉमी में तो अच्छा है, भाई पैसा आ रहा है, मंदिर में आ रहा है, पंडों के पास आ रहा है, पोर्टर के पास आ रहा है, घोड़े वाले के टूरिज्म का पूरा उस सब इकोसिस्टम चल रहा है, उससे एक्सेलरेट हो रहा है और चल रहा है। पर मुझे लगा हम इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम यहाँ पे आके कुछ भी खा रहे फेंक दे रहे हैं, एप्पल्स फेंक रहे, टिन्स फेंक रहे, कैन्स फेंक रहे, बॉटल फेंक रहे, कचरा फेंक रहा है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है जी। मतलब हम उसको बिल्कुल सेंसिबली नहीं प्रे कर रहे हैं प्रकृति के प्रति। सही। और तो और जब आप बियॉन्ड गंगोत्री जाते हैं तो आप देखते हैं कि जुनिपर नाम की झाड़ी होती है जी, जो बहुत होती थी, बहुत आयरन से, और वो उसके पर जुनिपर ऑयल निकलता है। तो मैंने देखा कि स्थानीय लोग उसमें थोड़ा सा मिट्टी तेल डाल करके उसमें आग लगा देते थे। तो इस साल जल गया तो अगले साल वो फिर सूख करके तैयार लंगड़ी पर, तो अगले साल जलाने, उस समय जलाने की लकड़ी सारा, चाहे वो बाबा लोग थे, साधु लोग थे, आश्रम वाले थे या टूरिस्ट को केटर करने वाले लोग थे, सब लकड़ी जलाते थे। तो सब लकड़ी जला रहे थे, कोई भोजपत्र काट रहा था, कोई जुनिपर काट रहा था, सब उसको नुकसान पहुंचा रहे। मुझे लगा ऐसे ही नुकसान होता रहा तो ये पर्यटन तो बहुत साल नहीं चलने वाला यहाँ पर, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा सरकार कहेगी बंद कर दो। नंदा देवी के साथ क्या हुआ? नंदा देवी में क्लोजर, उस समय क्लोजर किया था 10 साल के लिए, 1982 में बंद किया था, आज तक नहीं खुला है वो। जबकि उस जमाने में जब हमारे साथ जो पोर्टर गए थे वो वहां पर पढ़ने वाले 12वीं पास लड़के जो बीटीसी कर रहे थे जी, वो लोग कह रहे थे कि हम अपने आप यहाँ पे काम करके अपनी फीस और अपना खर्चा निकालते हैं जी, और हम माँ बाप से किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। तो मुझे लगा था ये देखो कितने सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं ये लोग। हम लोग पढ़ते हैं, हम अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, फीस दे दो, कपड़े दे दो, ये सब कर दो। हम लोग तो ऐसे पढ़े हैं, पर मुझे लगा ये तो इतने दूर सुदूर गांव में है और ये कह रहे हम तो फीस भी नहीं मांगते हैं, हम तो अपने पढ़ने के लिए जहाँ जाते हैं अपना सब काम अपना खर्चा निकालते हैं। तो इतना सब कुछ वो लोग करते थे, और अचानक एक दिन सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के नाम पे उसको बंद कर दिया कि 10 साल के लिए बंद करेंगे, और आज तक वो बंद ही पड़ा है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर आपने 10 साल के लिए बंद किया था, या तो आप इनको ऑल्टरनेटिव दीजिए। अगर आपने बंद किया, आप कह रहे हमने इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, और आपने उसको दूसरी तरफ से खोल दिया है। आप कहाँ मिलम से कहीं से मनारी से आपने उसको खोल दिया है, तो भाई आ तो वहीं रहे ना क्लाइम करने के लिए, तो आप दूसरी तरफ से खोल करके एक तरफ से बंद कर रहे, कैसा कंजर्वेशन हो रहा है? आपने उन लोगों के रोजगार को लात मार दिया, उनको बेरोजगार कर दिया। तो ये सारी चीजों से मुझे लगा कि नहीं, हमें जो नुकसान हो रहे हैं तो नुकसान की भरपाई के लिए अच्छे तरीके निकालने चाहिए। करेक्ट। और आपने बंद कर दिया, कौन जाने वहां कितना पोचिंग हो रही होगी। भाई आप कहते हैं इतना बड़ा एरिया है, हम सारी जगह गार्ड्स नहीं रख सकते हैं, नहीं तो जब आप रख ही नहीं सकते आप बंद मत करो। एटलीस्ट जो टूरिस्ट जाएंगे, पिलग्रिम जाएंगे, तो पोचर्स को डर तो लगेगा कि हमें कोई देख लेगा तो शिकायत करेगा। अब तो आपने उनके लिए बहुत बड़ा पैराडाइज खोल के रख दिया, जाओ। और कई बार निकलती है, बागों की खाल निकलती है, कई बार क्या क्या जड़ी बूटियां खुदी भी निकलती हैं। तो ये कंजर्वेशन का अच्छा तरीका नहीं है। तो हम लोगों ये एडमिन हिलरी से इंस्पायर होके ये लगा कि नहीं, हमें कूड़ा भी साफ करना चाहिए, हमें यहाँ पे एनवायरनमेंट को सुरक्षित भी करना चाहिए। तो ये वाली चीज जो मिली, तो फिर हमने क्लीनिंग ऑपरेशन चलाए। और किसको लिया? मैंने बीइंग अ टीचर, मैंने स्टूडेंट्स को लिया, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेके मैं जाती थी और हम लोग क्लीनिंग ऑपरेशन चलाते थे। फिर धीरे धीरे हमको लगा नहीं, यहाँ तो रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजबासा नाम की जगह है, भोज के पेड़ नहीं है, चिड़बासा नाम की जगह है, चिड़ के पेड़ नहीं है। तो हमको लगा कि कम से कम जहाँ वो जगह है जिस नाम से जाने जाती है, वो उनके पेड़ पौधे तो लगा लिए। तो इसलिए हमने चिड़बासा में नर्सरी का काम किया और भोजबासा में प्लांटेशन भोज के पेड़ लगाए। मैं उसी में आ रहा था, वो ये कौमुक और गंगोत्री है, मैं अपने बीच के पेड़ भी आपने लगाए थे। तो वो उस प्रोसेस का कैसा था कि मतलब ये ड्राइव इसी पे चलना है, मैं प्लांटेशन करूंगी, अपने साथ लोगों को और जोड़ूंगी, तो ये आपका कैसे आया आइडिया? क्योंकि जब उनको लगा कि भाई अगर हमें कंजर्वेशन करना है तो यहाँ पे प्लांट लगाने हैं, और जब प्लांट लगाने हैं तो भाई जो इंडिजिनस है वही लगेगा। अब हम कहीं एग्जॉटिक लाके इधर से लाके लगा दें तो नहीं चलेगा, वो तो उगेगा ही नहीं। हमने वो भी एक्सपेरिमेंट किया। हम 4-5 जो है पौधे ले गए थे पॉपुलर के उत्तर काशी में, जो बहुत अच्छे चल रहे थे,
हमें वहां लगाए, वो बड़े तो हुए पर फिर बर्फ गिरी और वो टूट गए। वो वहां सर्वाइव नहीं किए। एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि भाई ये वाला पॉपुलस कैसे वहां चलता है, वहां भी एक पॉपुलस होता है, उसको पहाड़ी पीपल कहते हैं, और वो दूसरा स्पीशीज है उसकी। तो फिर हमको लगा कि भोज का ही पेड़ लगाना उचित होगा। भोजबासा में भोज के पेड़ ही नहीं मिले कहीं, फॉरेस्ट में, नर्सरीज में कहीं नहीं मिले। तो फिर हमको लगा कि भोज के ही पेड़ पहले बनाने पड़ेंगे। तो हमने पहले कटिंग से कोशिश की भोज के और चीड़ के पेड़ बनाने, वो नहीं हुए। तो फिर हमने बीज से बोया। तो बीज से हमने तभी हमने थोड़ा कम ऊंचाई में 11,700 फीट की ऊंचाई है चीड़बासा की, हमने वहां पे नर्सरी बनाई कि हमने बीज डाले। तो बीज कटिंग से फेल हुए, कटिंग से पौधा नहीं बना। हमने बीज डाले, फिर वो बीज जम गए। जब वो बीज जम गए फिर वो पौधे तैयार किए हमने। जब वो पौधे बन गए हमें लगा पेड़ भी लगाने। तो हमने ये सारा काम फॉरेस्ट की परमिशन से किया है। नर्सरी की परमिशन ली, प्लांटेशन की परमिशन ली, उन्होंने हमको दिया था कि आप पेड़ लगा लीजिए। तो हमने उनसे जो परमिशन ली थी, उस परमिशन में से हमने लगभग 7.5 हेक्टेयर में फिर भोज नीचे की ऊंचाई पे भोजबासा जो है वहां पर पहाड़ी पीपल जिसे पॉपुलस कहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का, वो प्लस सेलिक्स बेबुलोनिका जो यहाँ पे मजनू का पेड़ नहीं है, जी सेम उसी तरह का होता है पर वो हायर ऑल्टीट्यूड का है, वो वहां लगाए। पर हम उससे फर्दर और ऊंचाई पे गए जब भोजबासा से आगे, तो वहां पे पॉपुलस और ये सेलिक्स इतना अच्छा कामयाब नहीं हुआ, वहां केवल भोज ही कामयाब हुए। तो फिर हमने भोज के पेड़ लगाए, और ये लगाए हमने 1996-97 में लगा लिए थे जी। और हमने लगभग उसको 2019 तक पाला पहुंचा। तो इसलिए वो आज हमसे ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए। तो एक आनंद मिला कि भाई यहाँ पे, जब मैं पिछले साल 2024 में देखने गई, तो हालांकि अब चलना काफी कठिन होता है उस ऊंचाई में जी, परंतु ये इच्छा थी कि भाई देखें कि वो पेड़ पौधे किस हालत में हैं, कैसे हैं। तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बहुत खुशी दी, वो हमसे ऊंचे ऊंचे हो गए और हवा के साथ लहरा रहे, और उसमें चिड़िया भी आ रही हैं, तो उसमें वाइल्ड फॉक्स भी आ रहा है। यू वोंट बिलीव, वहाँ स्नो लेपर्ड भी आया है। अच्छा, हाँ, वो भी हम लोगों ने फोटो वोटो उसकी खींची, और वो आराम से शाम को हमारे प्लांटेशन के बीच में से घूमते। यह भी कि उससे पहले हमने रात को एक दिन साइट किया था स्नो लेपर्ड, तो वो तो नाइट साइटिंग थी, तो दिख रहा है उसमें क्लियर वो, पर लगा कि ये रात को आता, कभी दिन में आता तो हमें कितनी अच्छी फोटो मिलती। तो वो वास्तव में दिन में भी आ गया, तो उसकी फोटो भी खींची गई। तो इस प्रकार से कठिनाई बहुत हुई, परेशानियां काफी हुई, पर वो कामयाब हो गया। वो प्लांटेशन हमारा कामयाब हुआ, और हमें खुशी है कि हमने इसे कामयाब बनाया। एक हमारी स्पेशली इंडियंस की एक बहुत ही बुरी बात जो मैं बोलूंगा वो है लैक ऑफ सिविक सेंस होने की। आजकल की नई जनरेशन को आपको क्या लगता है कि कैसे इन्वॉल्व होना चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ये इकोलॉजी के कंजर्वेशन में? इनको और क्या करना चाहिए जो यंगर जनरेशन है आपके हिसाब से? मुझे लगता है हम जब छोटा बच्चा आता है ना, नर्सरी और क्या क्या प्री स्कूल वगैरह वगैरह, वहीं से बच्चे को अंदर ये हैबिट जनरेट पैदा करनी चाहिए कि कूड़ा कहाँ डालना चाहिए। टॉफी जब वो खा करके फेंकता है तो हमें उस वहीं पे बताना चाहिए कि नहीं, इसे कूड़ेदान में ही डालो। अगर वो संतरा छीलता है तो उसे ये बताना चाहिए कि छिलके के लिए कहाँ जगह है, वहीं डालो। जब वो पेपर फाड़ता है तो हमें बताना चाहिए कि इसे कहाँ डालना चाहिए, फट गया है कागज कॉपी से, किताब से, या बिस्किट खा लिया रैपर को कहाँ डालना है। तो अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चे के अंदर इनकलकेट हो जाएगा। दूसरी चीज, हम बहुत कहते हैं कि साफ होना चाहिए, पर हम ऑल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ना। हमें ऑल्टरनेटिव देना चाहिए कि भाई कूड़ा डालने के लिए ये जगह है, कूड़ेदान नहीं है। बहुत टाइम तक हम कूड़ेदान के, अब जाके बहुत बस हम ये गंगोत्री से लेके कौम्ब के बीच में कूड़ेदान रखे थे। अब कूड़ा कम फैला हुआ नजर आ जी, क्योंकि अब जैसे हम लोगों को NIM में ट्रेनिंग मिली थी, हम लोगों को दिन के टॉफी मिलती थी और शाम को पूछा जाता था कि टॉफी के रैपर लगे, तो हम लोगों को एक छोटा सा कीवी बैग दिया जाता था, उसमें आप टॉफी के छिलके रखो, कागज रखो और वापस शाम को उसे जमा दो। मतलब यही था कि भाई आप उसको पहाड़ में मत फेंको, लिटरिंग मत करो।
तो अगर इस तरह की चीजें हम दें कि भाई आप आदत को हम डालें, और दूसरा चीज उसके लिए ऑल्टरनेटिव देना बहुत जरूरी जी। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि लोग रखते हैं रैपर को अपने पॉकेट में डाल के रखते हैं, फिर देखते हैं कहीं अगर कूड़ादान नहीं मिलता है तो फाइनली फिर वो फेंकना शुरू कर रहे हैं। अगर क्योंकि जब हम विदेश में जाते हैं तो हर जगह 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 उनके कूड़ेदान लगे हैं। जितना उन लोग वेस्ट पैदा करते हैं शायद उतना हम लोग नहीं करते हैं, पर उन लोग वेस्ट को सिस्टमेटिकली डिस्पोज ऑफ करते हैं। हमने वो नहीं किया है, हम उसका कलेक्शन का सिस्टम नहीं बनाया हुआ हमने, क्योंकि लोग खाते हैं एक बड़े से बैग में जमा करते रहते हैं, जहां उनको कूड़ादान मिलता है गाड़ी रोक करके उसमें डाल देते हैं, और फिर उसका एक सिस्टम है कि वो कैसे गार्बेज को उठा करके कौन ले जा रहा है। तो हमारे यहाँ वो उस तरह के सिस्टम्स नहीं बने हुए हैं। हम केवल नेता लोग झाड़ू मारने से निकल जाते हैं सड़क में, झाड़ू मारने से नहीं होगा। झाड़ू मारने से आप लोगों को ये तो कहेंगे, किंतु जब तक आप सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक आप कहाँ नहीं जाएंगे। आप कितने टाइम तक अपने पॉकेट में या आप अपने बैग में रखेंगे? आपको उसको कहीं ना कहीं खाली तो करना है ना। तो वो बनाने की बहुत जरूरत है, और जब वो बन जाएगा तो मैं नहीं समझती कि हमारे यहाँ ये चीज नहीं हो सकती। भाई हम लोग जब विदेश जाते हैं तो हम सब कैसे फॉलो करते हैं उस चीज को, वहाँ दूसरे कंट्री में तो हम ऐसे नहीं करते, क्यों नहीं फेंकते हैं? भाई हिंदुस्तानी तो बहुत विदेशों में फैल गए हैं ना जी। नहीं तो उनको सब जगह बिखेर देना चाहिए था, उनको सब जगह पोल्यूट कर देना चाहिए था, पर वहां तो वो ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे वो सिस्टम अवेलेबल मिलते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है, जब कुछ है नहीं तो फेंकना शुरू कर देते हैं, वो केयर नहीं करते। तो ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हम लोगों के अंदर भी बिल्टअप हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पर थोड़ा सा स्कूल्स में प्रयास होने चाहिए, थोड़ा घरों में प्रयास होने चाहिए, और थोड़ा सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए, सिस्टम देना चाहिए कि भाई ये जगह है यहाँ डालिए, कूड़ा आपका जरूर पैदा होगा पर उसको यहाँ डालिए। मेरे ख्याल से हम लोगों के जो तौर तरीके हैं वो तो सबसे कम कूड़ा पैदा करने वाले। ये तो अब आ गया ना, ये अंकल चिप्स आ गया, फ्रेंच फ्राइज आ गया, ये आ गया। वरना तो हम लोग तो टिफिन में बंद करके कपड़े में पोटली बांध करके ले जाने वाले लोग हैं, और उस कपड़े को धो करके फिर दूसरे दिन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। हम लोगों के ये तो नेचर में नहीं था। तो ये चीजें हमने दूसरे से ले ली हैं क्योंकि वहां हो रही हैं, पर वहां उनके सिस्टम्स हैं, हमारे पास सिस्टम्स हैं। जिस दिन हमारे सिस्टम बन जाएंगे उस दिन हमारे यहाँ भी लोग अच्छा करेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है अपने लोगों से। गवर्नमेंट का कितना योगदान है कि गवर्नमेंट तो हमें प्रोवाइड कर रही है, पर एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट तो हमें हमारा हाथ फोर्स करके डस्टबिन में तो नहीं डलवा सकती, डस्टबिन के पास हमें ही जाना पड़ेगा, वो तो हमें ही करना है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कहाँ लैकिंग है और हम कहाँ लैक कर रहे हैं? देखिए कुछ लोग हैं जो कि ऐसे कैजुअल एटीट्यूड वाले हैं, वरना अधिकांश लोग चाहते हैं कि वो सिस्टमेटिकली, क्योंकि जैसे देखिए घर के अंदर तो हम कूड़ेदान में ही डालते हैं, घर में तो साफ रखते हैं अपना घर का, और बाकायदा मेरा कूड़ादान है हम उसमें डालते हैं, और फिर नेक्स्ट डे जब कूड़ा वाला आता है हम उसको कूड़े वाले को दे देते हैं। और देखिए देहरादून में तो अब आजकल बहुत पॉपुलर ये चीज कहा जा रही है, गीला कूड़ा अलग रखे, सूखा कूड़ा अलग रखे, और सूखे कूड़े को अलग से दें। तो ऐसे ही जगह है, पर जहाँ पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे नहीं है अभी हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे डेवलप हुए हुए। अगर हैं गार्बेज बिन तो भरे पड़े हैं, वो निकले नहीं है, वो सड़ रहे हैं, उनसे गंदी बदबू आ रही है, उनके लिए सिस्टम बनाए। अगर सफाई करने वाला नहीं कर रहा है तो उसको भी पकड़ा जाए, भाई आप क्यों नहीं सफाई कर रहे हैं। और अगर वो ले जाने वाला नहीं ले जा रहा है तो क्यों नहीं ले जा रहा है। मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा हमें बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अलर्ट होना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन काम नहीं कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा उसको चेक करें, उसको वार्निंग दे, फाइन लगाएं। अगर आप फाइन लगाएंगे तो कैसे नहीं। अब मैं अभी कहीं टीवी में पढ़ रही कि मेट्रो में लोग नहीं करने लगे हैं, संभल गए हैं ना, और थोड़ा वहां से बाहर निकलते हैं। कल ही परसों में टीवी में सुन रही थी कि उसके बाहर सब कचरा फैला है, क्योंकि वहाँ फाइन का प्रोविजन नहीं है वहां पे। क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, तो वहाँ पे थोड़ा डंडे की भाषा जरूरी है, ये भी जरूरी है। 1-2 बार फाइन हो जाएगा सब समझ जाएंगे। पूरा जो हमारा हिमालयन रेंज है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मेनली इसके कंजर्वेशन के लिए आप क्या सॉल्यूशंस, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? छेड़छाड़ तो कम कर देने चाहिए हिमालय से। आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है? इतना ज्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें,
हिमालय में अच्छी नहीं है। अगर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उसके खामियाजे के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। भाई जिस चीज के लिए हमारे वैज्ञानिक, भूगर्भ विज्ञानी बार बार बता रहे कि यहाँ ये ना किया जाए, वहां वो ना किया जाए, हम उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं और सरकारें भी कर रही है। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि सब लोगों के लिए अच्छा कंडीशंस प्रोवाइड करना है, वही लोग जो हैं, भाई क्यों चाहिए इतनी चौड़ी सड़क? पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया इसलिए लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आ गए। बहुत अच्छी अगर हमारे पास यहाँ सिटी बस हो तो हम क्यों कारों पे जाएं लोग? देखिए अगर कार कम चलेंगी और सिटी बस ज्यादा चलेंगी, पोल्यूशन कम होगा। करेक्ट, सही बात है। सड़क में कंजेशन कम होगा, ये जो ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है वो कम होगा, लोग समय से पहुंचेंगे, लोगों की समय की बचत होगी, लोगों की हेल्थ खराब नहीं होगी। जो हम इतना गंदा धुआं इनहेल कर रहे हैं बार बार, है ना। अब दूर की बात नहीं है, हमारे घर के आगे जो सड़क, पहले सड़क टूटी हुई थी, इंदिरा नगर जैसी जगह में जी पूरी सड़क टूटी हुई थी जी, और अब बनी है तो वो इतनी गंदी सड़क बनी है। पहले मिट्टी उड़ती थी तो अब सीमेंट, बजरी ये सब उड़ रही है। कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला, कोई सुनने, कहाँ से चीजें नहीं होगी। और नागरिक भी खिन्न हो जाता है इन परिस्थितियों में कि भाई ये क्या हो रहा है। तो चीजें सुधारी जा सकती हैं और बहुत सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं, पर लापरवाही के कारण चीजें बिगड़ती चली आ रही, उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। और जब ये चीजें हो जाएंगी तो मैं सोचती हूँ कि हाँ भाई अब हेलीकॉप्टर राइड क्या जरूरत है? 4 धाम में को आना है, श्रद्धा है तो चल के आइए, बस में आइए, कार वॉक आइए। अब इतनी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होगा, फिर हमारी इतनी ये कहना चाहिए टनल्स बनेंगी, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनेंगी। आप कहते ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अरे भाई सब हो रहा है, ब्लास्टिंग भी हो रही है, तोड़ा फोड़ी भी हो रही है, सारा मिट्टी जो टूट करके नदियों में गिराया जा रहा है, वो गाद से नदियां खराब हो रही हैं, सब चीज हो रहा है। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। ये सब चीजें अगर सिस्टमेटिक हो जाए तो अपने आप ही हमारा आधे से ज्यादा तो हमारे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम जो है, वो ऐसी सॉल्व हो जाएगी। जब आप तोड़ फोड़ रहे हैं तो आप कितने पेड़ों को गिरा रहे हैं? कल ही मैं सुन रही थी, जो भूविज्ञानी है वो कह रहे कि जब बारिश गिरती थी, पेड़ जो थे उसकी इंटेंसिटी को रोकते थे तो हल्के से पानी नीचे गिरता था, इरोजन को कम करता था। अब क्या है, पेड़ तो सब कट गए, वो तेजी से बौछार आ रही है, सीधी धरती पे कैसे लग रही है, वो कितनी तीव्रता के साथ वो जमीन को लग रही, इरोजन पैदा कर रही, मिट्टी टूट रही है, मिट्टी बह रही है, फिर वो बाढ़ का रूप ले रही है। फिर वो क्या है, अब तो देहरादून में भी ऐसा होने लग गया है। इस साल तो देहरादून भी नहीं बचा शायद धारा की तरफ से लेकर जी, क्लाउड बर्स्ट वगैरह जो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं तो चीजों पे लगाम लगानी पड़ेगी। और जब हम सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करने लगेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट करने लगेंगे, सेंसिबल डेवलपमेंट करने लगेंगे, तो हमारी जो आधी से ज्यादा समस्या तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और जो ये गैर कानूनी तरीके से जो चीजें हो रही है, अगर उनको रोक दिया जाए तो आइडियल प्लेसेस हैं, जैसे पहले थे ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वैसे ही हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत खराब हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब इससे कब चेक होगा गॉड नोस, बट इट शुड बी चेक्ड इन टाइम, वरना बहुत देर हो जाएगी। हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं 4-5 जो आप लोगों को बताएं, ताकि वो खुद उनमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि हमें इकोलॉजी को सेव करना है। ऐसे नहीं कि कोई हमें फोर्स कर रहा है, गवर्नमेंट में फोर्स रहा है, ये अंदर से आनी चाहिए ये सारी चीजें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब आप स्कूल जा रहे हैं, जब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप एक विद्यार्थी की हैसियत से जाइए। एक मिलियनर का बेटा, एक अमीर बाप का बेटा, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा या बेटी बन के मत जाइए, शिक्षार्थ जाइए। जब शिक्षा लेने की भावना से जब आप जाते हैं तो आप एक हम्बलनेस के साथ जाते हैं, आप बहुत उससे जाते हैं और आप सीखते हैं। और अगर आप इस भाव से जाते हैं कि हम तो इतने अमीर हैं और ये हैं वो हैं, तो वो भाव जो है आपको शिक्षा में भी वही रूडनेस देता है। आप इस तरह से न जाइए, आप झुक के जाइए, श्रद्धा से जाइए, पढ़ के आइए, सीख के आइए, उदार मन हो के आइए, और व्यवहार फिर
समाज में वैसा ही कीजिए। आप घूमने जाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत की नौकरी है, बहुत कठिन है, बहुत मोनोटोनी है, बहुत कष्टदायी है, तो आप चल देते हैं पहाड़ की तरफ। और पहाड़ के साथ आप क्या व्यवहार करते हैं? बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। मैंने तो कई जगह की, जब मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ, केदार कांठा की तरफ का एक बार मैं देख रही थी, चिल्ला रहे रात इतनी जोर जोर से कि एक तो यहाँ के जो जीव जगत है उसका डिस्टर्बेंस मत करो। उनका एक इकोसिस्टम है, उनका एक तौर तरीका है, उनको आप उनके उसमें प्रवेश कर रहे हैं, आप अपने घर में नहीं है, आप उनके घर में घुस रहे हैं। आपको उनकी जो सिस्टम है उसको उसको नतमस्तक होकर लेना चाहिए। हमें यही बताया गया था, आप चिल्लाएंगे नहीं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, तो इतनी छोटी छोटी चीजें भी बताई जाती नहीं। आपकी डिस्टर्बेंस से, फिर कहते जोर की आवाज से, जब एक वैली से आवाज दूसरी वैली में जाती है तो वो गूंजती है, और गूंजने से वो कहते कि बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं, एम्प्लीफाई हो जाता है, एम्प्लीफाई हो जाए जो कि भाई चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो आप वो सब न कीजिए। हम लोगों को जब कहते चलते समय आप किसी पेबल को इतना भी न लुढ़काइए, बड़ा वाला पत्थर तो छोड़िए, छोटे छोटे जो मैं उनको भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो तेजी से लुढ़कते तो वो क्या करते हैं, दूसरे को गिराते हैं। यानी इतनी बड़ी चीजें सिखाई जाती। अब आप जाते हैं, आपको लगता है मेरे जेब में तो पैसा है, मैं तो कॉर्पोरेट जगत में नौकरी करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, तो वो बड़ी गाड़ी भी ले जाएंगे, हॉकिंग भी करेंगे गाड़ी से, फिर गाने भी गाएंगे, शोर भी मचाएंगे, और शराब भी पियेंगे, सब कुछ करेंगे। भाई शराब पीने के लिए आपके पास बहुत सारे शहर है। हमने शुरू से कहा है ना कि वैली ऑफ गॉड्स, हिमालयाज है ना, हिमालय में ईश्वर निवास करते हैं, शिव जी का वास है, पार्वती जी का वास है, यानी इनको रिस्पेक्ट करो। भाई किसी ने देखा तो नहीं शिव जी को वहां, पर अभिप्राय क्या है उसका, आप वहां श्रद्धा से जाइए, प्रेम से जाइए, आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे, आधी समस्याएं तो वैसे ही कम हो जाएंगी। पर आप जब ये सब नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, आप आवाज करते हैं, तो आप नॉइज पोल्यूशन भी करते हैं, आप वहाँ पे कचरा भी फैलाते हैं, आप वहाँ पे पेड़ पौधों को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो आप हर तरह का डिस्टर्बेंस करते हैं। तो जब आप ये डिस्टर्बेंस करते हैं तो उसके इम्पैक्ट तो उसका कई गुना मैग्नीफाई हो जाता है वो, और वो उससे एडवर्स इम्पैक्ट देता है। तो मेरा तो यही निवेदन है अपनी नई पीढ़ी से कि आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो पढ़ने के लिए भी श्रद्धा से जाइए। जब आप घूमने के लिए पहाड़ों में आते हैं तो आप पहाड़ में प्रकृति का वास है, देवताओं का वास है, अच्छी स्पिरिट्स का वास है, रिस्पेक्ट से जाइए, आनंदित होइए, आपके लिए ही है। आई एम नॉट ऑफ दैट स्कूल की जो कहे कि नहीं क्लोज कर दीजिए अगर वहां पे इन्होंने डिस्टर्बेंस कर दिया है। नहीं, आप जाइए, श्रद्धा से जाइए, केवल फुटप्रिंट्स छोड़ के आइए, और कैमरा में अच्छी फोटोग्राफ्स लेके आइए, अच्छी स्मृतियां मन में लेके आइए, और बाकी आप वहां पे अपनी तरफ से कुछ मत छोड़ के आइए। कचरा कबाड़ अगर लेविन है अपने साथ वापस ले आइए। अगर आपने ऐसा कुछ दिया है जिससे कि वो पैदा हो रहा है, भाई आपने तो खा लिया ना, उसके अंदर का वजन तो कम हो गया, तो थोड़े से रैपर्स, टिन्स एंड कैंस को आप डालेंगे तो वो तो बहुत हल्का हो जाएगा। आप उनको वापस लाइए, आप उसको वैसे ही रखिए, आप उन पौधों से सीखिए, पौधों को देखिए, तो प्रकृति का रेस्पेक्ट कीजिए। नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव है, जंतु, सबको उनकी प्राइवेसी को मेंटेन कीजिए, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आपके लिए काफी है वहां पर आनंदित होने के लिए, खुश होने के लिए, रिजुवनेट होने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आज आदमी जो है शहरों के एक ऐसे वातावरण में जी रहा है जहां पर उसको लगता है कि वो कहीं जाए ऐसी जगह जहां वो इस थकान को, इस मोनोटोनी को ब्रेक कर सके, वो आए, उसका स्वागत है। क्यों कहते हैं देवभूमि, तो देवभूमि में आइए, चाहे वो हिमाचल है वो भी देवभूमि है, चाहे वो उत्तराखंड देवभूमि है, चाहे आप कश्मीर जाइए, वहां पे भी आप देखिए ना कि तमाम दैविक स्थान है, वहां पर भी हैं। तो आप जाइए, चाहे वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, तमाम जगह है, अच्छी अच्छी जगहें हैं, रिस्पेक्ट से जाइए। और अगर आप अपने आप के व्यवहार को ठीक करने
तो मैं कहती हूँ आधी समस्याएं तो पहाड़ों की वैसे ही खत्म हो जाएगी। और आप भी कहिए, सब मिल के कहिए कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो विनाश को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करना है। हाँ, देखिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होगा। जब हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या को यहाँ बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीजें पैदा होंगी जो कि एडवर्स होंगी, पर उनको मिनिमाइज कीजिए, उनको कम करने की कोशिश कीजिए और इस स्थान को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा भाव लेकर के अगर आप जाते हैं तो बिना सरकार के प्रयास से भी आपका प्रयास बहुत कुछ दे सकता है, वह कुछ पॉजिटिविटी ला सकता है। और सरकार को भी चाहिए कि भाई इन चीजों को समझना चाहिए, जो वैज्ञानिक लोग आपको बता रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस में उन चीजों को डालना चाहिए, उनको लेना चाहिए। आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि बाद में रिग्रेट करने के लिए ना रहे कि फलानी फाइल में तो फला जगह में साइंटिस्ट लोगों ने ये सुझाव दिए थे, बहुत पहले दे दिए थे कि जोशीमठ के जो धसाव हो रहा है वो धसाव के ये कारण है। करेक्ट। तो बाद में इन चीजों को चर्चा करने से और वो बाद में वो फाइलें खोलने से कोई फायदा नहीं है। समय रहते सरकार को भी जागना चाहिए और लोगों को भी जागना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को हर्षवंती मैम की आपने इतनी सारी इंसाइटफुल बातें आपने शेयर करी, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करी। हमारे व्यूअर्स को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपकी बात सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर द पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आपकी आभारी हूँ बुलाने के लिए और मुझे बात करने का मौका देने। थैंक यू।